हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ फिजियोलॉजी। आज हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। आज जो टॉपिक है ये जनरल बायोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी में कौन कौन से स्टेप्स हैं। एक्चुअली बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी है जो कि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्टेप्स हैं या फिर एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसीजर है। और वो जो स्टैंडर्ड स्टेप्स और जो सेट ऑफ प्रोसीजर है उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, आस्किंग क्वेश्चंस हैं, हाइपोथेसिस है, डिडक्शंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, पब्लिकेशंस। यानी ये स्टेप्स फॉलो करते हुए, ठीक है, आप रिजल्ट्स तक ये जितने भी स्टेप्स हैं इन्हें जब आप फॉलो करके जो भी नॉलेज आप गेन करेंगे फिर वो साइंस कहलाएगा। अगर ये नॉलेज आपकी पर्सनल लाइकिंग्स, परसेप्शंस, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़, इवन आपके रिलीजन के अगेंस्ट है तो ये साइंस ही कहलाएगा। वो आपकी किसी भी लाइकिंग के, परसेप्शन के, आपके रिलीजन के, आपकी जो है नॉर्म्स के और कल्चर के अगेंस्ट ये हो सकता है, लेकिन ये साइंस होगा क्योंकि पहले से प्री डिज़ाइंड कुछ स्टेप्स हैं, इन्हें फॉलो करके आपने ये नॉलेज हासिल की है, फिर ये साइंस ही है। तो अब वन बाय वन इन स्टेप्स को हम पढ़ते हैं। कोई भी रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर जो है जब अपनी ऑब्जर्वेशंस स्टार्ट करता है या अपनी स्टडी स्टार्ट करता है तो उसकी स्टडी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होगी। यानी वो अपने इर्द गिर्द क्या ऑब्ज़र्व कर रहा है। ऑब्जर्वेशंस के लिए या तो फाइव सेंसेस यूज़ होते हैं और फाइव सेंसेस के साथ कोई इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ हो सकता है। लाइक आप जो है विजन के लिए अपना जो सेंस ऑर्गन यूज़ करेंगे, आई होगी। इसी तरह से कोई भी ऑब्जर्वेशन आप जो है किसी चीज़ को स्मेल करके आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं थ्रू नोज़। इसी तरह से ही आप कोई ऑब्जर्वेशन जो है टेस्ट करके आप टंग से ले सकते हैं। इसी तरह से ही आप जो है टच करके थ्रू स्किन ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और फिर किसी चीज़ को सुन के हेयरिंग से यानी ईयर्स यूज़ करके आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब इन ऑब्जर्वेशंस के दौरान आप सेंसेस के साथ साथ कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी में आप जो है किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, आप आई तो यूज़ करेंगे लेकिन आप साथ माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे होंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। कोई भी इन्वेस्टिगेटर, कोई भी रिसर्चर जो है वो स्टार्ट लेता है जब, तो वो ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट लेगा साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी में। अब जब ऑब्जर्वेशंस हो जाती हैं तो कोई भी इंक्वायरी माइंड, क्यूरियस माइंड जो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है तो फिर वो क्वेश्चंस रेज करेगा उन ऑब्जर्वेशंस के हवाले से कि आया जो उसने ऑब्जर्व किया है वो इस तरह से क्यों है, क्यों जो उसने ऑब्ज़र्व किया वो इस तरह से क्यों दिखाई देता है, वो इस तरह से क्यों है, किस तरह से वो जो है ऑब्ज़र्वेशन जो है वो उसे ऐसी क्यों लग रही है। अब जो पर्पस होता है रेजिंग क्वेश्चंस का वो होता है टू नैरो डाउन द फोकस ऑफ द इंक्वायरी। यानी जो वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसके दायरा कार को थोड़ा सा महदूद करना कि जो जिस चीज़ को वो फोकस करना चाहता है उसका फोकस उसी पॉइंट पे रहे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स इस हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि ये टू नैरो डाउन द फोकस ऑफ इंक्वायरी ये क्या होता है। देखें, जब मेंडल इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहा था, क्योंकि इसे फादर ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, इसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, वो जिन ट्रेड्स को स्टडी कर रहा था उनके जीन लोकस, उनके जीन सेपरेट क्रोमोसोम्स पे थे। वो जब डाई हाइब्रिड क्रॉसेस भी स्टडी कर रहा था तो वो जो है जो दो दो ट्रेड्स थे उनके जीन सेपरेट क्रोमोसोम्स सोम्स पर थे। जहाँ कहीं लिंकेज
की तरह के ट्रेड्स आते थे या जहाँ पे जीन लिंकेज थी, गो कि उस वक्त जीन लिंकेज का कंसेप्ट तो पता नहीं था लोगों को, लेकिन जो ट्रेड्स उसे लिंक्ड नज़र आते थे तो वो उन्हें छोड़ देता था। उसने सिर्फ और सिर्फ उन ट्रेड्स को स्टडी किया जिनके जीन लोकस सेपरेट क्रोमोसोम्स पे थे। इसी तरह से न्यूटन, जो क्लासिकल फिज़िक्स का फादर कहलाता है, उसने फाउंडेशन रखी क्लासिकल फिज़िक्स की, उसके लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसने डिस्कवर की। ये जस्ट उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी कि एक ट्री से एक फॉलिंग एप्पल को उसने देखा और उसके जहन में क्वेश्चन आया इस ऑब्जर्वेशन के बाद कि ये हवा में रुका क्यों नहीं, ये हवा में ऊपर क्यों गया, ये नीचे ही क्यों आया। अगर न्यूटन उस वक्त जो है एप्पल की बायोलॉजी में चला जाता कि एक सीड से ये कैसे डेवलप हुआ है, इसका एम्ब्रियो किस तरह का होगा और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसे कैसे ग्रो किया जाता है, यस एप्पल की केमिस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, इसमें वाइटामिन्स, लिपिड्स और जो है प्रोटीन्स, वो मिनरल्स, वो इन चीज़ों में चला जाता, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में चला जाता, तो फिर शायद ये लॉज डिस्कवर ना होते। तो जस्ट ये चीज़ फाइंड करने के लिए कि ये नीचे ही क्यों आया, यानी अपना दायरा कार, अपनी इन्वेस्टिगेशन को महदूद रखा, तो आज हम इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में न्यूटन ने जो है इसका आंसर ढूंढते ढूंढते कि एप्पल नीचे क्यों आया, लॉज ऑफ मोशन डिस्कवर किए, फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का बताया। तो यानी सिंपली जो है दायरा कार जो था उसकी इन्वेस्टिगेशन का, वो एक उसने महदूद रखा। तो जो है क्वेश्चंस आप जो है अपनी ऑब्जर्वेशंस के हवाले से करते हैं ताकि आप अपनी इंक्वायरी में, अपनी इन्वेस्टिगेशन में फोकस्ड रहें। अब जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, जब आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, जब आप क्वेश्चंस रेज कर लेते हैं, तो फिर आप एक हाइपोथेसिस डिज़ाइन करते हैं, एक स्टेटमेंट डिज़ाइन करते हैं। ये टेंटेटिव, आर्जी और पॉसिबल, मुमकिना हल होता है, क्योंकि हम बायोलॉजिकल मेथड स्टडी कर रहे हैं, तो ये किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमिना का जो है एक मुमकिना या फिर एक आर्जी हल होता है। हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव और पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग बायोलॉजिकल फिनोमिना, और इट इज़ एन एजुकेटेड गेस रिगार्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके हवाले से एक अच्छा अंदाज़ा साबित हो सकता है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे मैंने कहा है एक अच्छा अंदाज़ा हो सकता है, तो प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि जो स्टेटमेंट होती है हाइपोथेसिस की, ये ट्रू भी हो सकती है और ये फॉल्स भी हो सकती है। सिर्फ एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलेगा। अगर एक्सपेरिमेंट्स हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट को करेक्ट साबित कर देते हैं तो फिर इसका मतलब है हाइपोथेसिस ट्रू है। और अगर एक्सपेरिमेंट्स हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट को प्रूव ना कर सकें तो फिर उस हाइपोथेसिस को रीअरेंज किया जाता है, फिर वो हाइपोथेसिस वैलिड नहीं होता। तो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट की वैलिडिटी एक्सपेरिमेंट्स प्रूव करेंगे। और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइपोथेसिस के हवाले से, कि स्टेटमेंट इस तरह की होनी चाहिए जिसे बाद में टेस्ट किया जा सके, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके। तो ये दो एग्जांपल्स देखें कि डिजीज़ आर काज बाय ईवल स्पिरिट्स। अब जो है कोई साया है, कोई बदरू है, वो बीमारियां करती है, तो भाई इसका टेस्ट कैसे किया जाएगा, इस स्टेटमेंट की टेस्टेशन नहीं हो सकती, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कंडक्ट किया जा सकता। लेकिन अगर हम कहें कि डिजीज़ आर काज बाय जेम्स, तो इस स्टेटमेंट को टेस्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। तो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट इस तरह की होनी चाहिए जिसे बाद में टेस्ट किया जा सके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी डिडक्शंस। लॉजिकल रीजंस आर आर्गुमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। कोई ऐसी मंतकी और कोई ऐसा लॉजिक हो जो आप हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट से डिराइव कर ले, तो वो फिर डिडक्शंस होती हैं। जिस तरह से एक हाइपोथेसिस है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ
मलेरिया या फिर प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। तो इससे ये डिडक्शन निकल सकती है कि इफ़ मलेरिया इज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम देन एवरी पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन इट्स ब्लड। तो अगर ये बात सच है कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है, तो फिर हर वो बंदा जिसे मलेरिया हो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो ये एक लॉजिकल रीज़न है, ये एक मंतकी बात है, ये एक अच्छी तोजी है इस स्टेटमेंट की कि प्लाज्मोडियम काजेज मलेरिया। अब जो है डिडक्शंस को इफ़ एंड देन की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी डिडक्शंस जब आप डिराइव करते हैं हाइपोथेसिस से तो इफ़ एंड देन यूज़ करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी का या फिर किसी भी साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी का। एक्सपेरिमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड टेस्ट होता है जो कि स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस की वैलिडिटी को चेक करता है। कोई भी एक्सपेरिमेंटर इन्वेस्टिगेटर जब एक्सपेरिमेंट करता है तो उसे दो वेरिएबल्स को डील करना पड़ता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाम ही बता रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक्सपेरिमेंटर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शिफ्ट करेगा, चेंज करेगा और उसका इफ़ेक्ट देखेगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफ़ेक्ट है। जैसा कि ये एक बोन है, अब ये एसिटिक एसिड में डिप्ट है और इसका अपर पोर्शन एयर में है। तो जो पोर्शन एसिटिक एसिड में डिप्ट है वहाँ से कैल्शियम रिलीज़ होगा, यानी डीमिनरलाइजेशन होगी कैल्शियम की। अब डीमिनरलाइजेशन ये जो है ये इन ये डिपेंड करती है एसिटिक एसिड के ऊपर। एसिटिक एसिड इधर जो है इंडिपेंडेंट है। अब जो डीमिनरलाइजेशन है, जो लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन है, ये डिपेंडेंट है। अब ये देखें जो एयर से ऊपर वाले जो एयर में जो बोन का पोर्शन है, ठीक है, बोन का वो पोर्शन जो एयर में एक्सपोज्ड है, देखिए वहाँ पे डीमिनरलाइजेशन नहीं हो रही। तो इससे हमें ये पता चला कि डीमिनरलाइजेशन डिपेंडेंट है एसिटिक एसिड के ऊपर, एसिटिक एसिड इंडिपेंडेंट होगा। अब जी जब कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है तो एक्सपेरिमेंटर दो ग्रुप्स बना लेता है। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। कंट्रोल ग्रुप को नॉर्मल कंडीशंस में रखा जाता है, ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा इसमें एक्सपेरिमेंटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आएगी एक्सपेरिमेंटर उसे नोट कर लेगा। अब देखें एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास रैबिट्स के दो ग्रुप्स हैं। जो ग्रुप वन है ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसमें भी 10 रैबिट्स हैं। और जो हमारे पास दूसरा ग्रुप है ग्रुप टू, ये बेसिकली कंट्रोल ग्रुप है, इसमें भी 10 रैबिट्स हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में आपने सैंपल साइज सेम रखना होता है। अब देखें जी इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और साथ कंपैरिजन के लिए जो कंट्रोल ग्रुप आपने लिया है 10 रैबिट्स का, कि एक्सपेरिमेंटर क्या जानना चाहता है। एक्सपेरिमेंटर जो है हीमेटोलॉजिकल टॉक्सिक इफेक्ट, यानी जो है ब्लड के ऊपर मर्क्यूरिक क्लोराइड के क्या टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं, तो वो मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ करेगा, यानी रैबिट को यूज़ करेगा। अब वो उसमें क्या करेगा कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, एक्सपेरिमेंटर उन रैबिट्स को मर्क्यूरिक क्लोराइड की डोजेस देगा। डोज देने के बाद ब्लड का सैंपल लेगा और टेस्टिंग करेगा कि डब्ल्यूबीसीज पे, आरबीसीज पे और प्लेटलेट्स पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है, इनका नंबर डिक्रीज़ हुआ है, इनकी शेप चेंज हुई है, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है। अब जो दूसरा ग्रुप है उधर जो रैबिट्स होंगे वो नॉर्मल कंडीशंस पे होंगे और उनका भी ब्लड सैंपल लिया जाएगा। अब यहाँ से जो टेस्टिंग होगी, जो उनकी रिपोर्ट्स होंगी, उसे इन रैबिट्स के साथ कंपेयर किया जाएगा, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ब्लड सैंपल्स की जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उन्हें कंट्रोल ग्रुप के ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट के साथ कंपेयर
किया जाएगा। तो जब भी कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ-साथ कंपैरिज़न के लिए कंट्रोल ग्रुप भी लिया जाता है। अब एक्सपेरिमेंट के जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी, उन्हें नोट कर लिया जाता है और फिर स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से उन रिजल्ट्स के एनालिसिस किए जाते हैं। और अगर एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर दें, उसकी हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट की वैलिडिटी को, उसकी ऑथेंटिसिटी को अगर प्रूव कर दें, तो उसका मतलब ये हाइपोथेसिस ठीक था। और अगर एक्सपेरिमेंट्स हाइपोथेसिस को सपोर्ट ना कर रहे हों, तो फिर हाइपोथेसिस को रीअरेंज किया जाता है। फाइनली जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स होते हैं, इन्हें साइंटिफिक पेपर्स में, जर्नल्स में पब्लिश किया जाता है, ताकि जो एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेटर ने किया है, साइंटिस्ट ने किया है, एक्सपेरिमेंटर ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी रसाई आम पब्लिक तक हो सके, आम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है वीडियो, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप। और जो है कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर ये आपको हेल्पफुल लगी है। थैंक यू।